बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिरर से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड और जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस बन सकते थे, अब बहुत सारे बन सकते हैं, कुछ तो हमने कर ही लिए थे। सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास जो बेटा नया टॉपिक है वो आपको दिख ही रहा है, क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन की एक बेसिक सी डेफिनेशन आती है कि हमारे पास डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट when it enters from one medium to another, एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर, वो उसकी रिफ्रैक्शन को दर्शाता है। कैसे? जैसे कि आपके पास लेट्स से ये एक सरफेस है जो कि मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रही है, तो बेटा अगर ये दोनों मीडियम का वैल्यू अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, तो बेटा ये जो हमारे पास लाइट है ये ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, पर जैसे आ रही है वैसे भी जा सकती है ना। लेकिन अभी हम लोग केस इसकी बात नहीं करेंगे, ये और ये इसकी बात करेंगे कि हमारे पास ये कब होगा, ये कब होगा, ये अभी नहीं जानना। बस मैं आपको यहां पर ये समझा रहा हूं कि अगर आपके पास लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो डेविएट करेगी, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक बार मैं आपको पिछली कुछ चीजों को दिमाग में फिट करा देता हूं। अगर आपको याद हो, जो लाइट की स्पीड थी c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू ई और एप्सिलॉन म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ करती थी। c इज इक्वल्स टू, ये मैंने आपको रिलेशन जब निकलवाया था मैग्नेटिज्म में वहां पे ही बता रखा है, EM वेव्स में भी इसका बहुत ज्यादा जिक्र है, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट हुआ करती थी। अब मैं आप लोगों को पहले रिफ्रैक्शन से पहले आप लोगों को एक चीज बताता हूं जिसका नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। बेटा एक्चुअल में ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है ये कोरिलेट करती है मास डेंसिटी के साथ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ये कोरिलेट करती हो। सर ये बात तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। सुनो, मास डेंसिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी चीज कितनी भारी है या फिर कितना उसका घनत्व है ना। अब यहां पर भी ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यही है कि उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है कि उसके अंदर से लाइट कितना ट्रेवल कर सकती है, ये उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं मेरे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है एयर, एक मीडियम है वाटर। इनमें से ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा है, एयर की या फिर वाटर की? तो आप डायरेक्ट कंपेयर करना मास डेंसिटी के साथ कि यार मास डेंसिटी जो नॉर्मल डेंसिटी है वाटर और एयर में से किसकी ज्यादा होती है, बेटा वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर भी जो डेंसिटी है वो वाटर की ज्यादा रहेगी, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की ज्यादा रहेगी। लेकिन लाइट अगर मैं बात करूंगा तो लाइट जो है हमारे पास किसमें ट्रेवल तेज करती है, एयर में या फिर वाटर में? एयर में ट्रेवल करती है। तो आप ये कह सकते हैं पहला केस कि ऑप्टिकल डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विद स्पीड ऑफ लाइट के साथ, यानी कि जिस भी आप अगर कंपाउंड दे रखा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अगर ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। लेकिन एक एक्सेप्शन आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग यहां पर देख ही रहे हैं कि जिसका मास डेंसिटी ज्यादा है बेटा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा, ऐसा कुछ नजर आया हमें अब तक, आगे भी यही होगा। लेकिन एक एग्जांपल आता है, आपको जो याद रखना है, हमेशा ट्रू नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी जनरली लिख देता हूं। इसको मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, जनरली। जैसे कि आपका टर्पेंटाइन ऑयल होता है, इसका जो मास डेंसिटी होता है वो आपके पास क्या रहता है, लोअर देन वाटर, लेकिन इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होता है, बट ऑप्टिकल डेंसिटी इज हाई। यानी कि अगर मैं मास डेंसिटी टर्म्स में देखूंगा तो वाटर इससे ज्यादा घना होता है, घनत्व जो है पानी का, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर ज्यादा होती है टर्पेंटाइन ऑयल से। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, टर्पेंटाइन ऑयल की, यानी कि वाटर में से लाइट ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है। तो ये हर बार रिलेशन सही नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ द चीज में रिलेशन सही बैठता है। तो एक ही अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तो ये आपको पता रहना चाहिए। और भी चीजें हैं बेटा, विस्कोसिटी की वजह से भी आता है, इंटरफेरेंस भी कई बार दिक्कतें कर जाती हैं इसकी सरफेस पे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। अब
हमारे पास ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर कैसे करेंगे? तो इस ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए आप लोगों के पास आपका साथ देने के लिए कौन आता है? म्यू, जो कि म्यू क्या बताता है हमारे पास? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप ये कह लो उस मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी। कहने का मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। यस, ये बात भी सही है। ठीक है, जो हमारे पास एयर है उसका जो म्यू होता है वो आपके पास कितना रहता है? 1। जो आपके ये कुछ स्पेसिफिक हैं जो आपको याद रखने हैं। हो सकता है आपको पेपर में सीधा वाटर या ग्लास दे दें तो वो इतना वैसे तो आपको देगा ही देगा, लेकिन आप लोगों को ये 3 चीजें याद करके चलनी पड़ती हैं, बाकी और किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कई बार डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेता है, म्यू ऑफ डायमंड ये 2.42 आता है। ठीक है, ये 3-4 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पर पहले तो जो मैं बात बता रहा हूं उन बातों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि वो जो आपने 10th में चीजें पढ़ रखी मैं उनको लेके आऊंगा बेटा, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि ऑप्टिक्स हमारे पास एक लेवल ऊपर जाएगी, है ना। 10th वाले आप सोच रहे होगे सर हमने तो उसके केवल सीधा लाइट स्लैब पढ़ा था और उसमें से लाइट मार के हम लोगों ने वो सब पढ़े थे। हाँ, वो आएगा, रिफ्रैक्शन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में वो चीजें आती हैं, वो आएगा, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा आगे का भी तो देख लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि म्यू डब्ल्यू अगर 1.33 है तो इस बात का मतलब आपको पता है क्या है? बताओ। चीज की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में, वाटर के रेस्पेक्ट में नहीं बेटा, यहां पर कोई भी चीज दोगे पहली बात तो एयर के रेस्पेक्ट में दोगे, और दूसरा आपके पास ये जो म्यू डब्ल्यू है इस बात का मतलब होता है कि जो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी चीज की अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इस बात का मतलब समझ जाना कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इज x टाइम्स लेसर देन दैट ऑफ वैक्यूम। मैं कहना क्या चाह रहा हूं अभी आपको समझ जाएगा, यानी कि अगर आपके पास इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का आपको x दे रखा है, तो उस बात का मतलब ये हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो जाएगा, इट मींस दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज x टाइम लेसर देन दैट ऑफ वैक्यूम इन दैट मीडियम। उस मीडियम में आपके पास वो जो लाइट की स्पीड है ना वो x टाइम्स घट गई है, वो x टाइम्स घट गई, यानी कि 1.33 दे रखा है ना म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब है कि पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट 1.33 टाइम्स कम हो जाती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम के केस। ठीक है, ये चीज समझ में आई। जैसे कि मेरे पास यहां पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से था, देखो ध्यान से। यहां पर मेरे से एक बार बोला था एक क्वेश्चन ने, काफी पुराना क्वेश्चन है, उसने कहा था कि इफ अच्छा, इससे पहले मेरे को आपको 2-3 चीजें और करानी पड़ेंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम आप कैसे निकालेंगे? तो ये निकलता है बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या बोला बेटा मैंने? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकलता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं? यानी कि एयर अपॉन में मीडियम, आई एम सॉरी, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होगी और मीडियम में कितनी होगी। ठीक है, ये इसका रेशियो है। अब यहां पर आप लोगों को 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? मैं सारी चीजें एक बार आप कंबाइन करा रहा हूं, क्लास 10th वाली भी, ठीक है, और उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन दूंगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के चलते रहिएगा। मैंने यहां पर एक मीडियम लिया है या एक बाउंड्री ली है जो आपके पास 2 मीडियम को सेपरेट कर रही है। लेट्स से कि मेरे पास यहां पर मीडियम 1 है जो कि मेरे पास रेयरर मीडियम है, और यहां पर मेरे पास M2 मीडियम 2 है जो कि एज कंपेयर टू दिस ये एक डेंसर मीडियम है। अब आप लोगों ने लाइट रे यहां पर मारी है जो कि हमारे पास किसी रेयरर मीडियम से जा रही है। रेयरर मीडियम से जब भी हमारे पास डेंसर मीडियम में जाएगी उसके लिए आप लोग यहां पर क्या डाल देंगे बेटा? एक नॉर्मल डाल देंगे।
जब भी लाइट की रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो बेटा ये बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो यहां पर आप देख रहे हो नॉर्मल है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और अगर ये नहीं जाती ऐसे, अगर कोई मीडियम नहीं होता तो ये लाइट की रे ऐसे जा रही होती है, राइट। अभी ये जो शिफ्ट है इसको हम लोग जो है अभी पढ़ेंगे, लेटरल शिफ्ट वगैरह, लेकिन अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको देखो जरा बस, कि ये तो आपके पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों को लेट से μ1 दे रखा है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से आपको μ2 दे रखा है। यहां पर आपके पास ये क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर आप लोगों के पास ये लाइट की रे इधर नहीं बेंड होती तो आपके पास लाइट की रे कुछ ऐसे जाती, लेकिन अब तो ये क्या आ गया, इसमें डेविएशन आ गया इतना। तो इसका जो डेविएशन आएगा डेल्टा, वो आप क्या कह सकते हो, देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होता है आई के साथ, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, डेल्टा इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ डेविएशन आई माइनस आर बनेगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिफ्रैक्शन के केस में पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज हमें क्या पता होनी चाहिए, जब भी लाइट रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है बेटा, तो उस समय लाइट का बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, राइट। लेकिन अगर यही लाइट हमारे पास यहां पर कुछ इस तरीके से जाती कि हमारे पास ऊपर तो डेंसर मीडियम होता और नीचे क्या होता, हमारे पास रेयरर मीडियम होता, तो नॉर्मल से जैसे ही लाइट अगर यहां पे स्ट्राइक करती तो नॉर्मल तो हमारे पास ही जा रहा है, तो ये इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती। कैसे बेंड करती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती। नॉर्मल केस में लाइट की ये जाती, लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड कर जाती है। कब, जब लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही है। तो इस बार कहानी क्या होगी, इसकी उल्टी हो गई, इस बार उल्टी कहानी हो गई। और इस बार क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा आता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसमें इस बार क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। ये छोटा सा तो एंगल बचा भाई, अगर हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल बना दिया है तो ये हमारे पास आई बचेगा, तो पूरे आर में से माइनस कर दोगे तो आपके पास ये डेल्टा आ जाएगा। तो ये आपके पास दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का तरीका होता है। यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब इसके बेस पर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर लॉ ऑफ, ये सारी वैल्यू याद रखना दिमाग में, क्योंकि मैं अभी एक क्वेश्चन देने वाला हूं उसमें वैल्यू नहीं दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आगे चल रहे हैं उसमें मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखो पहला लॉ तो बिल्कुल वही है कि हमारे पास द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तो हमारे पास पहला लॉ हो गया। दूसरा लॉ हमारे पास जो आता है वो आता है स्नेल्स लॉ। क्या आता है बेटा, स्नेल्स लॉ, जो कि हमसे क्या कहता है कि जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, किसका, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ, किसके बेटा, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। क्या आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। इस बात का क्या मतलब है, और आप लोगों को 10th में कई बार दिक्कतें हुई होंगी कि भैया हम लोग कैसे याद रखें, μ12 है, μ21 है, μ1/2 रखना है, μ1/2, कुछ भी नहीं करना। आपको स्नेल्स लॉ को दिमाग में लगाना है और रेशियो हमेशा किसका रखना है बेटा, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हमारे पास, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने गलती कर दी, गड़बड़ कर दी, ऊपर नीचे करने की कोशिश करी, तो आपका आंसर बिगड़ जाएगा। तो यहां पर अभी मैं एक केस लेके चल देता हूं, जिसमें कि पहले केस में ये मैं रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट मार रहा हूं। अगर मैं यहां पर ऐसे मारूंगा तो यहां पर बेटा देखो, अगर ये एंगल दे रखा हो तो 90 में से माइनस करके निकालना, क्योंकि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो नॉर्मल के साथ वाला रखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एंगल है ये आई होगा। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से μ1 दे रखा होगा और ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, बेंड अच्छा है, ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि अब इसका रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा, हमारे पास μ2 होगा, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो बेटा पहले तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन,
इसको लेके आना है। लेकिन अब आप लोग मेरे को ये बताइए कि जो साइन एंगल आई का है ये किस मीडियम में से आ रहा है? फर्स्ट वाले मीडियम में से आ रहा है। एयर नहीं बेटा, मैंने आपको एयर दिया नहीं, अभी मैंने μ1 माना है। रेयर, ओके रेयर बोल, ठीक है। तो रेयर मीडियम का मतलब है कि आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना आ गया? μ1। μ1 के साथ क्या आया? इसका साइन आई आया, साइन आई आया। और इसको आप हमेशा इक्वल रख दीजिएगा μ2 के साथ जो इसका साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो μ2 के साथ क्या है भैया? इसका साइन आर है। अब हमें रेशियो किसका चाहिए? साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहां से कर दीजिए, साइन आई अपॉन जो साइन आर हो जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? μ2 बाय μ1। और इसको आप लिख सकते हैं μ21। ऐसे लिख दो, कई किताब में ऐसे लिखा रहता है, कई किताब में यहां लिखा होता है, कई किताब में ऐसे, तो कुछ भी लिख दो, मुझे याद ही नहीं है इवन क्या है इसका क्या मतलब। मुझे ये पता है कि मैं स्नेल्स लॉ लगाऊंगा और मेरा आंसर कभी गलत नहीं होगा, मेरा आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना जरा। यहां पर एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या पढ़ा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं यहां पर बात कर देता हूं μ1 की, अगर आपके पास μ1 आपका एयर हो जाता तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो हमारे पास 1 होता है। तो ये वैल्यू साइन आई अपॉन साइन आर बिल्कुल केवल और केवल μ2 का रह जाता। ये तो अपॉन 1 होता, तो केवल और केवल μ2 का रह जाएगा। और जो μ2 है बिल्कुल एब्सोल्यूट वैल्यू सिर्फ 2 की आई ना, इसीलिए हम लोग ऐसे केस में जहां पर आपके पास आपका एक मीडियम एयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ रही है बातें? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब आपका एक मीडियम क्या होता है? एयर होता है। ठीक है, अब लेट्स से कि मैं इस कहानी को उल्टा कर देता हूं। तो देखो साइन μ2 अपॉन μ1 आया, बच्चे रट के जाएंगे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। सर अब हमारा कभी गलत ही नहीं होगा, हम लोग हमेशा μ1 अपॉन μ2 लगाएंगे और हमारा आंसर गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे रट के चले गए तो एग्जामिनर भी बहुत चालाक है। एग्जामिनर क्या करेगा कि आप लोगों से कहेगा ले बेटा ये डेंसर है, ये रेयरर है, इस बार लाइट ऐसे जा रही है डेंसर से रेयरर, तो ये क्या होगा? इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये चला जाएगा। ये तो आपके पास इंसिडेंट हो गया, ये आपके पास क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड वाला एंगल हो गया बेटा, राइट? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब ये जब इंसिडेंट लाइट गई इस पे और ये रिफ्रैक्टेड लाइट यहां पर गई है, तो आप लोग यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे, स्नेल्स लॉ लगाता हूं तो इसका तो आपके पास देखो डेंसर का तो μ2 दे रखा है और रेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो μ1 दे रखा है, वो तो हमने चेंज नहीं करी, बस लाइट का वो चेंज किया है हम लोगों ने, लाइट का चेंज किया है। क्या हुआ? आर क्या मतलब? रेयर और मीडियम है ऊपर, ये नॉर्मल ये रहा। अच्छा ओके ओके, ये बात तो सही बोली है बच्चे ने। हाँ, ये ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप बोल सकते हो, बट रिफ्रैक्शन के केस में ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता ग्लांसिंग का। ठीक है, जो मैंने पिछले उसमें वीडियो में क्वेश्चन कराया वो आप देख सकते हो, इसमें 3 रिफ्लेक्शन के बाद चीजें 30 डिग्री आ रहा था। ठीक है, तो यहां पर ये इक्वल नहीं होता। तो बेटा कुल मिला के कहानी ये बात आ गई कि सही बोला बेटा आपने, बट मेरे को बताना क्या है कि आपके पास इसकी वैल्यू कैसे आएगी। देखो अब ध्यान से, इंसिडेंट रे इस बार ये वाली है, तो इसका साइन एंगल यानी कि μ2 इंटू साइन आई बराबर इस बार क्या हो जाएगा? μ1 इंटू साइन आर। अब देखो जरा ध्यान से यार, ये साइन इंसिडेंस तो यहाँ पे मुझे रेशियो में से किसका चाहिए? साइन आई अपॉन साइन आर का। तो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या आ गया? μ1 बाय μ2। तो ये देखो कहानी तो उलट हो गई ना, रट के नहीं जाना। जहां से लाइट मारी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन एंगल, इंसिडेंस अपॉन रिफ्रैक्टेड, ये आपको निकालना है। सिंपल सा निकाल लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा जो आप लोगों को यहां पर जो एक चीज पता रहनी चाहिए वो क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। सुना है इस चीज को? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बेटा तो कुछ ज्यादा नहीं कहता, ये कुछ ज्यादा नहीं कहता। ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लाइट रिफ्लेक्ट हुई है ना ऐसे, और अगर आप यहां पर एक मिरर लगा देते हो तो ये वापस जो लाइट की रे है ये अपना लाइट की रे क्या कर लेती है? रिट्रेस कर लेती हैं।
किसी भी थीटा पे लगा दो। किसी भी वैल्यू, अगर जैसे कोई लाइट आ रही है बेटा आपके पास, वो रिफ्रैक्ट होके आ रही है, अगर आप मिरर लगा रहे हो तो बेसिकली आपने 90 डिग्री का सरफेस दे दिया, और 90 डिग्री के सरफेस पे आ रही है। मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी। ऐसे लगा दो हल्का सा। नहीं, वो आपके पास ये वाली वैल्यू तो आपके पास 90 आएगी, ये वाली 90, ये वाली 90 होगी तभी काम बनेगी। हाँ, तभी काम बनेगा, कोई और थीटा तो फिर चेंज हो जाएगा। अगर आप थीटा पे रखोगे तो आपके पास वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस बात की 230 पे रखते हैं, मतलब 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट 30 पे रख सकते हैं ताकि तीसरे रिफ्लेक्शन के बाद हो जाए। ठीक है, तो हाँ, ये क्वेश्चन तो खैर अच्छा ही था, बट मुझे यहाँ पर जो आपको चीज समझानी है वो क्या रहती है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं ऐसे समझाता हूँ, ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ठीक है, ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ताकि आप लोगों को जो क्लास 10th में जो बातें पढ़ी थी वो एक बार रिकॉल हो जाए। तो बेटा ये हमारे पास क्या रहता था, एक ग्लास का स्लैब रहता था, और इस ग्लास के स्लैब पर ये नॉर्मल की रे हम लोग मार रखते थे, और यहां से हमारे पास एक लाइट की रे इंसिडेंट बोली जाती थी, और क्योंकि हमारे पास ये मीडियम रेयर है, एयर से लाइट जाती थी, और ये रिफ्रैक्टेड रे है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि ये रेयर है और ये डेंसर है। तो ये हमारे पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा। अब यहाँ पर हमारे पास जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से होगी कि इस वाली लाइट पे भी, अब देखो यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, ये कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर। अब देखो यहाँ पे जाएगी, फिर मेरे को एक नॉर्मल डालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी इस बार, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, राइट। तो ये क्या होगी, ये वाली जो रे आएगी ये बाहर निकल गई, तो इसको बोलते हैं एमरजेंट रे। इस रे को क्या बोल देते हैं, एमरजेंट रे। अब देखो बेटा, यहां पर आपके पास अगर इस वाले केस में, पहला वाला केस बता रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो, यहां पर लगाओगे इन दो के केस में, तो आप लिखोगे अब μ1 sin i इज इक्वल्स टू, इसका μ1 मान लेते हैं, इसका μ2 इज इक्वल्स टू μ2 sin r आ जाएगा बेटा। यहां तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए होता है, sin i बाय sin r का रेशियो, तो यहां पे आपके पास जो आएगा sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, μ2 बाय μ1 आ जाएगा। ये एक केस हो गया बेटा, यहां तक कोई डाउट है। अब देखो ये यहां पे गई, अब ये वाली जो लाइट है इस थर्ड मीडियम के लिए, ये वाली जो लाइट गई है इस थर्ड मीडियम के लिए, ये वाली लाइट क्या बन जाएगी, लेट से आई डैश मान लेता हूं, इंसिडेंट बन जाएगी, क्योंकि भाई इस वाले के तो ये इंसिडेंट बन गई ना बेटा। तो अब इस मीडियम की बात करूंगा, ये केस इस मीडियम का हो गया। इस मीडियम के लिए अब ये वाली जो लाइट जा रही है इंसिडेंट है, स्नेल्स लॉ दोबारा से इस मीडियम के लिए लगाऊंगा। पहले मैंने इस इंटरफेस के लिए लगाया, ये वाला इस इंटरफेस के लिए, अब दूसरी बार जो मैं स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं वो इस इंटरफेस के लिए यूज कर रहा हूं बेटा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ऑफ sin i डैश इज इक्वल्स टू, ये μ1 ही है क्योंकि एयर में वापस आ गई है, और एक इसके इक्वल हो जाएगा sin ऑफ e के। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई, नहीं आई। तो यहां पर आप लोगों के पास अगर sin i अपॉन sin e को कॉन्सेप्ट कर देते हैं, इंसिडेंट यही था ना, तो sin i डैश अपॉन sin e इज इक्वल्स टू μ1 बाय μ2 आ जाएगा बेटा ऐसे केस में हमारे पास। ये डाउट तो नहीं है यहाँ पे किसी भी बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लाइट की रे है उसको इन दोनों इक्वेशन से सेटिस्फाई करने का मौका हमें मिल सकता है कि भाई ये भी चीज सही है, ये भी चीज सही है। लाइट की रे यहाँ से आई और यहाँ से निकल के जा रही है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन के मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ बेटा आप देख लो, μ1 से आई है और sin e भी μ1 में ही जा रहा है। हाँ तो μ1 अपॉन μ1 हुआ ना, μ2 कहाँ से लाया, कौन सा वाला बेटा, देखो μ2 sin i, μ2 यहाँ पे जा रहा है, फिर i डैश लगाओ नीचे, ये आई डैश है ना नीचे, हाँ सॉरी, हाँ ये तो ठीक है। तो ओके ओके, सो मेरा कहने का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं, sin i अपॉन sin r, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वाली इक्वेशन से, राइट, इनटू sin ऑफ i डैश अपॉन sin ऑफ e इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, μ2 बाय μ1 इंटू μ1 अपॉन μ2। क्या ये आपको 1 दिख गया? लेकिन अभी एक चीज और दिखेगी आपको, ध्यान से देखो, ये आपका जो r है और i डैश कहां पे, ये रहा, ये r है और i डैश है। क्या आपको ये दो लाइन ग्लास स्लैब की पैरेलल नजर आ रही हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नजर आ रहे हैं साफ साफ, यानी कि आपको पता है i डैश और r इक्वल है।
तो ये तो हमारे पास कट जाएंगे, तो आपके पास क्या आ रहा है, साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू 1, यानी कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो साइन एंगल ऑफ इमरजेंस के भी आप लोगों के पास इक्वल होता है। और जब ये वैल्यू काफी छोटी होती हैं तो आपको पता है कि साइन आई इक्वल टू आई हो जाता है, साइन ई इक्वल टू ई हो जाता है। तो ऐसे केस में आपके पास आई बराबर ई हो जाएगा। अगर आपको इस केस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताएं, वरना मैं चाहूंगा कि हम लोग आगे अब चल सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? आगे चलें, चलिए अब इसे उड़ा दूं, क्लियर है? तो ये छोटी सी जो 10th क्लास की बातें थी अब आपके सामने आ रही हैं। अब वापस से एक बार मैं अपने पास उसी टॉपिक पे जाना चाहता हूं जो मैंने शुरुआत में शुरू किया था। क्या थी मेरे पास कहानी? म्यू जो आपके पास आएगा ये हमारे पास आता है सी बाय वी, म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी। ये हमारे पास कहानी आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी वैल्यू का स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमारे पास कहानी आती है। क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि मेरे पास जो किसी भी मीडियम की वेलोसिटी है वो सी बाय म्यू आएगा? मेरे पास किसी भी मीडियम की जो वेलोसिटी है वो सी बाय म्यू, यानी कि अगर मेरे को बोल देता है किसी भी बॉडी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, या उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप आराम से निकाल सकते हो, v इज इक्वल टू सी बाय म्यू। आपने म्यू तो दे रखा है 1.5, अब c कितना होता है 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड तो फिक्स है वैक्यूम में, 1.5 तो कितना है, ग्लास में कितनी होती है 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां तक चीजें क्लियर है? अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्वेश्चन था फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या दिया था, फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, क्या क्या दिया था, म्यू आर एंड ई आर एप्सिलॉन आर 1.00 एंड 1.44 रेस्पेक्टिवली। फाइंड the velocity of light in that medium। ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है बेटा ये, जहां तक मुझे याद है नीट उड़ीसा में आया हुआ क्वेश्चन था, जब साइक्लोन आया था ना उड़ीसा में, तो उस टाइम नीट का पेपर स्थगित करके 1-1.5 महीने बाद हुआ था। तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया था वो ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन को एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए प्लीज, इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करेंगे। हिंट मैंने आपको वैसे तो दे दी है, लेकिन अगर फिर भी आपको अगर v निकालना है तो ये 1/√ε मीडियम इंटू म्यू मीडियम होता है, और c की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√μ0ε0। इन दोनों का इस्तेमाल करना है आपको और दिमाग लगा के आप लोगों ने अपना आंसर निकालना है, ठीक है? 1 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा, क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, और क्योंकि आगे भी क्लास चलानी है तो ये जल्दी से करो फटाफट से, ठीक है? अब सुनो बेटा, जिन्होंने कर लिया वेरी गुड, एक ही ने किया है या दो ने भी तुम्हें किया है, ठीक है, फिर ठीक है, 2 बच्चों ने कर लिया, बस बस बस, ठीक है, थैंक यू। अच्छा यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगों ने बड़ा लंबा सा थोड़ा सा कैलकुलेशन किया होगा। मैं आपको एक रिलेशन देता हूं जो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए रामबाण सिद्ध होगा। करने को बिल्कुल सही है जो आप लोगों ने मेहनत किया, लंबा किया, आंसर ही पहुंचे, लेकिन आप देखो जरा इस चीज को हम लोग काफी आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो v है, एक बार आप ध्यान से सुनिए, v किसके इक्वल होता है 1/ε ऑफ मीडियम इंटू म्यू ऑफ मीडियम, और c आपको पता है 1/√μ0/ε0। ये क्लियर है? ये क्लियर है, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या हुआ करती थी c/v, यानी कि 1/μ टाइम्स ε0 अपॉन 1/μm इंटू εm। ये ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, 1 से 1 तो गया, तो आपके पास जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी √μm εm अपॉन μ0/ε0। अब आपको अगर याद हो चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 5 जितने भी हैं सब में कराया है, मीडियम का उसके साथ जो वैल्यू आती है एब्सोल्यूट का वो रिलेटिव होता है, यानी कि ये वैल्यू क्या है रिलेटिव वैल्यू। तो आप म्यू लिख सकते हो इज इक्वल्स टू
म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। यहां पे ये दे रखा था कि किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए म्यू आर और एप्सिलॉन आर पूरी वैल्यू दे रखी थी, यानी कि ये म्यू की वैल्यू ये हो जाती है। तो आपको ये पता है कि म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय वी होती है, तो यहां से आपके पास v इज इक्वल्स टू सी बाय म्यू आ जाएगा, और म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, v इज इक्वल्स टू सी बाय अंडर रूट म्यू आर डॉट एप्सिलॉन आर। बेटा ये वैल्यू को आप लोग ध्यान रख लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाता। आपको पता नहीं था इसलिए आपने पूरा वो पहले एक का निकाला फिर दूसरे का निकाला फिर वो किया, वो लंबा मेथड। आई डू अग्री, आपने किया, बट ये क्वेश्चन कितनी देर का था 10 सेकंड का, और आपने कितना वेस्ट किया 1.5 से 2 मिनट, है ना। तो उस वेस्ट को बचाने के लिए मैंने ये चीज कर ली आप सिंपल। अब देखो इसने कितना बोला है कि इसकी जो वैल्यू है 1 और 1.44 है, तो देखो कितना सिंपल हो गया। v इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी रहती है, फिक्स रहती है 3 × 10 की पावर 8 अपॉन म्यू आर 1 एप्सिलॉन आर 1.44, राइट। ये हमारे पास किस में आएगा, रूट में आएगा। क्वेश्चन आपको टफ नहीं देगा, क्वेश्चन ऐसे ही देगा बस कॉन्सेप्ट वाले। तो देखो 1.44 से उड़ा दो तो नीचे 100 आ जाएगा, तो बेसिकली ये 10 तो ऊपर पहुंच जाएगा 10/12 है ना। तो ये रूट खोलोगे तो भाई 100 का 10 144 12 का होता है। तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 3 × 10 की पावर 8 × 10 अपॉन 12। तो ये कितना आ गया 1/4, यानी कि 2.5 नहीं 0.25 10 की पावर 9 आई ना, 2.5 10 की पावर। यानी कि 2.5 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो बेटा बताओ कौन सा वाला मेथड इजी लगा आपको, ये सही है। आप एक फॉर्मूला याद रख लो, किसी भी मीडियम का जो वैल्यू है उसको आप लोग रिलेटिव परमिटिविटी के साथ और रिलेटिव परमिएबिलिटी के साथ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके बाद आपका आंसर अपने आप आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको मिटाकर थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, और उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन को एक और चीज से, आज नई चीज से डिनोट करते हैं। डिनोट क्या करते हैं, नई चीज पढ़ते हैं इसमें। देखो मैंने कहा जब भी लाइट मेरी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आप लोगों ने 2-3 चीज पढ़ ली। म्यू बराबर होता है सी बाय वी, यानी कि आपके पास म्यू और वी में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। अगर मैंने कहा म्यू1 आपके पास एक मीडियम का था तो सी बाय वी वन, क्योंकि सी तो कांस्टेंट रहने वाला है। सिमिलरली आपके पास कोई दूसरा मीडियम दे रखा है म्यू2, तो ये हो जाएगा सी बाय वी टू। तो अगर आप इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे म्यू1 बाय म्यू2 इन दोनों इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा सी बाय वी वन अपॉन सी बाय वी टू। वी2 तो हमारे पास ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि म्यू1 अपॉन म्यू2 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, v1 बाय v2 के, गलत है v2 बाय v1 आएगा ना, ठीक है। ये कहानी आ जाएगी, सिंपल सी है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा, वो ये है कि जब भी आपके पास आप लोगों का रिफ्रैक्शन होता है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। क्या सेम रहता है बेटा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के पास मैंने ये चीज बता दी कि फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन वेवलेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब आप मुझे बताओगे किसी भी बॉडी की वेलोसिटी घटी है तो उसकी जो वेवलेंथ है वो घटेगी या बढ़ेगी, बताओ, बढ़ेगी। चलो इस चीज को भी चेक कर लेते हैं। जो हमारे पास c होता है वो क्या होता है, म्यू इंटू लैम्डा होता है, म्यू इंटू लैम्डा होता है। तो जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो तो चेंज होनी नहीं है, तो मैं c की जगह पर क्या लिख सकता हूं, यहां पे v की जगह पर क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा वन। देखो यहां पर ध्यान से देखिए, म्यू1 बाय म्यू2 जो वेलोसिटी है, यानी कि इसको v भी तो लिख सकता हूं यार, म्यू इंटू लैम्डा, लेकिन म्यू तो चेंज होने वाला नहीं है, तो मैंने इसको लिख दिया म्यू इंटू लैम्डा 2 अपॉन v1 की जगह पर क्या लिखूंगा, म्यू इंटू लैम्डा 1। तो ये देखो ये बिल्कुल सेम बात है, बिल्कुल वेलोसिटी अगर हमारे पास म्यू के साथ v2 बाय v1 करती है तो ये भी हमारे पास किस तरीके से वेरी करेगी, सेम भाई म्यू1 अपॉन म्यू2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू v2 बाय v1। यानी कि अगर वेलोसिटी घटेगी तो ये भी घटेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा किसी भी मीडियम में, इफ अ मीडियम हैज
refractive index of x, then its frequency comma wavelength and velocity with respect to air will be कितना। ऑप्शन है आपके पास लैम्डा, देखो मैं तीनों जो लिख रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी, ठीक है, इनके रेस्पेक्ट में सारे आंसर लिख रहा हूं। यानी कि जो पहला है उसमें है आपके पास फ्रीक्वेंसी म्यू रहेगी, लैम्डा बाय एक्स और वी बाय एक्स, पहला ऑप्शन। सेकेंड है म्यू बाय एक्स, लैम्डा बाय एक्स, वी बाय एक्स। थर्ड ऑप्शन म्यू, लैम्डा एक्स और वी एक्स। और फोर्थ ऑप्शन म्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो म्यू रहेगी, जो लैम्डा की वैल्यू है वो लैम्डा बाय एक्स हो जाएगी, और जो आपके पास वेलोसिटी है वो आपके पास क्या रहेगी, वी रहेगी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास करेक्ट है बताइए, क्विक। जल्दी कीजिए। देखो बेटा, इतना टाइम तो इस क्वेश्चन में लगना ही नहीं था। आप लोगों ने जो मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको क्लिक करना था। क्या क्लिक करना था, देखो आपको बोला था एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है। जब शुरुआत में मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या चीज पढ़ाई थी कि बेटा किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.33 है, इसका मतलब इसकी जो एयर के रेस्पेक्ट में वो 1/1.33 है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो एयर के रेस्पेक्ट में कम है, और जो स्पीड का रिलेशन है वही बिल्कुल वेवलेंथ का रिलेशन है, ये बात तो तय है। और फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होगी, तो भैया सिंपल सा आंसर ये आता हो गया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, इस बात का मतलब उस मीडियम में उसकी वेलोसिटी x हो गई v बाय x, और उसका जो वेलोसिटी के साथ रिलेशन है वही हमारे पास किसका आएगा बेटा, वेवलेंथ के साथ रिलेशन आएगा। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था जो आपके पास आया था, वो क्वेश्चन वैसे आसान है लेकिन बता ही देता हूं, इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। वो हमारे से सिंपल सी बात, एक चीज जो हमसे कह रहा था वो ये कह रहा था कि सनलाइट आई तो एक विंडो से पास हुई और उसने बोला था कि वो कितना टाइम लेगी। सनलाइट आई, इफ सनलाइट passes through a window, passes through a window of thickness 2.5 mm। भाई इतनी विंडो की थिकनेस तो हम लोग ये जिम कर सकते हैं, कितनी विंडो की थिकनेस थी, तो आपको बताना है फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू क्रॉस द विंडो। भाई सनलाइट ने उस विंडो को क्रॉस करने के लिए, यानी कि उस पेन को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लिया होगा, ये आप लोगों से सवाल पूछा है। तो है कोई अप्रोच लगा पा रहे हो, कोई लगा पा रहे हैं अप्रोच ही बता दो, फिर मैं क्वेश्चन तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। फिर बताओ, हाँ जी कुछ लग रहा है, दिमाग आ रहा है? हाँ बेटा, कौन सा फॉर्मूला है बताओ, क्या लगा रहे हो? स्लैब वाला फॉर्मूला था जिसके अंदर हमारे पास स्लैब की थिकनेस है। अच्छा अच्छा, मतलब आप पूरा स्लैब वाला जो मैं डेरिवेशन अगली क्लास में कराऊंगा उसका इंतजार कर रहे हो ताकि सर मैं स्लैब की थिकनेस के बारे में जान सकूं। तो कुछ 5 सेकंड के अंदर तो इतना ही सोचा जाता है। हाँ 5 सेकंड के अंदर से इतना ही बेटा, 5 सेकंड के अंदर और देख के सोच सकता था। 5 सेकंड सोच, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि 15 सेकंड में तो ये आंसर आ जाएगा बेटा। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सी बाई वी। सी हमारे पास क्या है 3 × 10⁸। तेरे को वेलोसिटी तो पता नहीं है, अब म्यू बोल दोगे बेटा म्यू तो ग्लास, वाह, और ये तो खुद पता होना चाहिए तेरे को, मैं क्या बोलूं बेटा। म्यू दे रखा है, विंडो ग्लास की है, उसकी थिकनेस दे रखी है। वैसे विंडो पेन लिखना भूल गया, तभी ग्लास का मानना, पर विंडो पेन देना। और अगर ऐसा नहीं दे रखा हो तो आपको ग्लास ही लेना है, कॉमन सेंस। मैंने आप बेटा दे नहीं रखा था, मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले ही बोल दिया था मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें ग्लास का नहीं दूंगा, ये रहा वो क्वेश्चन।
बोला था ना मैंने, ये तो बात सही पहले सोच चुका था। तो सोचा था तो करा क्यों नहीं फिर। तो 1.5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर, अच्छा ये मुश्किल क्यों होगा बेटा, तो v कितना आ गया, 2 इंटू 10 की पावर 8 आ गया बेटा, v की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर 8 आ गई। क्लास 9th का एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड आपको दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 8, टाइम आपसे पूछा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 2.5 mm यानी कि 10 की पावर -3 mm, -3 मीटर, अपॉन में v, सॉरी अपॉन में t, तो यहां से t कितना आ जाएगा 2.5 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन 2, इसको काट देना जो भी आएगा वैल्यू यार, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, जो भी वैल्यू आएगी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके पास जो आएगी, ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के पास रिफ्रैक्शन से बन सकते हैं। अभी जो हमारे पास अगली क्लास होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसमें हम लोग करेंगे एक डेरिवेशन, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सारी चीजें है ना, और रिलेशन तो हम लोगों ने पढ़ी ली है। बाकी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आपको एक चीज बताना भूल गया, μ12 बराबर होता है 1/μ21। ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मैं प्रूफ भी कर दूंगा, चलो अगली क्लास में कर देंगे अभी, है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपके पास जो एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू अदर होता है वो उल्टा होता है दूसरे का विद रेस्पेक्ट टू पहले के। ये क्या है इसको छोड़ के, बाकी अगर आज की क्लास में ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप बताइए, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।